हेलो दोस्त, कैसे हो आप? फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा बुक के पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि इससे पहले का पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो जाकर अभी सुनिए, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बुक लिखा गया है कैलाश मांजू बिश्नोई जी द्वारा। तो फ्रेंड्स, मैं चोमू स्वागत करता हूँ आप सभी का संतोष रीडर यूट्यूब चैनल पर। तब चलिए अब ऑडियो बुक को सुनते हैं और जानते हैं इसके आगे का स्टोरी, यानी कि पार्ट 2 को। 5. प्रीकाफोबिया। ये उस समय की बात है जब देश विदेश में एक के बाद एक बैंक घोटाले समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहे थे। बड़े बड़े घोटालेबाज पैसों की चपत लगाकर विदेश की ओर पलायन कर रहे थे। दिन था रविवार, तारीख 3 जून 2018। ये दिन कई अभ्यर्थियों पर कहर बनकर टूटा। हर साल की तरह यूपीएससी ने इस बार भी प्रीलिम्स परीक्षा में सवाल पूछने के पैटर्न में उलटफेर किया। वर्ष 2018 के जीएस पेपर को देखकर कई परीक्षार्थियों को छठी का दूध याद आ गया। पूछे गए प्रश्नों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पेपर सेट करने वाला बच्चों को यातना देना चाहता है। यही नहीं, पेपर करते समय एंजल की भी हवा टाइट हो गई। ओएमआर शीट में गोले भरते समय डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि सीएसएटी का पेपर कठिन नहीं था। एंजल ने कैलकुलेशन किया तो उसके नंबर 120 के आसपास आ रहे थे। हालांकि पेपर इतना सरल नहीं था कि कट ऑफ 100 नंबर के ऊपर चला जाए। यह पिछले 10 सालों का सबसे कठिन पेपर था। मैं अपने पेपर के सही होने से ज्यादा इस बात से खुश था कि एंजल का पेपर अच्छा हुआ है और उनकी प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। 40 दिन बाद जब पीडीएफ में एंजल का रोल नंबर दिखाई पड़ा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लवगुरु और अनीश को छोड़कर हमारे सभी मित्रों ने प्रारंभिक परीक्षा फतह कर ली थी। मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। कल में घिस दो, कुर्सियां तोड़ दो, बिना हिले, बिना डुले, बिना रुके, कलेक्टर साहिबा यूपीएससी वाला लव। यूपीएससी फोड़ दो, कंधों पर हाथ रखते हुए लवगुरु ने शायराना अंदाज में कहा। क्या बात है लवगुरु भाई, आजकल बड़े शेर निकल रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी यूपीएससी क्लियर करने का सपना पूरा कर लो यारो। फिर मम्मी पापा के भी सपने पूरे करने हैं। सपनों की लिमिट नहीं है, कब तक आईएएस पर टिके रहोगे? लवगुरु ने किताब उठाते हुए कहा। हाँ भाई, आईएएस मुख्य परीक्षा को 1 ही महीना रह गया है। अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। सुमित भी बेयर एक्ट उठाकर लाइब्रेरी से फ्लैट की ओर चल दिया। आईआईटी कानपुर से पास आउट सुमित की अच्छी जॉब थी। पैकेज भी 40 लाख का शानदार था। लेकिन घर वालों ने कहा कि आईएएस बनना है। जॉब छोड़ छाड़कर तैयारी करने आ गया। आए हुए 4 साल हो चुके थे, लेकिन आईएएस बनने का सपना दूर दूर तक सच होता नहीं दिखाई पड़ रहा था। एक बार प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं निकली और 2 बार मुख्य परीक्षा में यूपीएससी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे मित्रों में गिरीश और विजय ने सिविल सेवा का साक्षात्कार दिया है। इन लोगों के मुखमंडल से ही सुनना चाहेंगे कि मुख्य परीक्षा को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए। एंजल ने कहा, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का उद्देश्य होता है अभ्यर्थी की समग्र बौद्धिक गुणों की जांच परख करना तथा अभ्यर्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का गहराई से आकलन करना। दोस्तों, यूपीएससी केवल कॉपी में तथ्यों और आंकड़ों के साथ बेहतर भाषाई प्रस्तुतिकरण ही नहीं चाहती, बल्कि जटिल से जटिल सवालों का समझदारी से और सरल भाषा में जवाब चाहती है। लेकिन गैरजरूरी तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों का जमावड़ा उत्तर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उत्तर कृत्रिम बन सकता है। हां, तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से आपका उत्तर अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप देश दुनिया में घटित हो रही समसामयिक घटनाओं के उदाहरणों के साथ अपने नए विचार भी उत्तर में लिखते हो तो आपके सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शानदार अंक आ सकते हैं। मैंने मुख्य परीक्षा के पीछे यूपीएससी का मकसद और अंक देने की रणनीति बताते हुए कहा, पता है कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट साल भर बाद भी ये तय नहीं कर पाते कि हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण या जनसत्ता।
न्यू एनसर्ट पढ़नी है या ओल्ड एनसर्ट, कोचिंग करनी है या नहीं करनी, बिना नोट्स के पढ़ाई करनी है या नोट्स बनाकर। जो जितनी दुविधा में रहते हैं उनके चयन की संभावना भी उतनी ही कम हो जाती है। इस दुविधा में मत रहो और जो भी सही लग रहा है उसी हिसाब से रणनीति बनाओ और तैयारी में जुट जाओ। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। विजय ने सधे हुए शब्दों में अपनी बात कही। आप सही कह रहे हैं, सुमित ने कहा। वैसे मुख्य परीक्षा में नॉलेज के साथ साथ लिखने की स्पीड भी मैटर करती है ना गिरीश? अगर लिखने की स्पीड कम है तो मुख्य परीक्षा भूल जाओ, या फिर डेली प्रैक्टिस इतनी करो कि स्पीड अच्छी खासी हो जाए। गंगा सिन्हा राजपुरोहित एक दिन में 3-3 घंटे के 3 पेपर सॉल्व करता था, तब जाकर उसकी ऑल इंडिया रैंक तसाई थी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने चाय का कप उठाते हुए कहा, लेखन प्रयोग का खेल है। जितने विविध विषयों पर आप लिखेंगे उतनी ही आपकी शब्दों और वाक्यों में धार आएगी, उतनी ही प्रभावशाली होगी आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता। आपकी लेखन शैली उतना ही गहरा प्रभाव छोड़ेगी परीक्षक पर। इसलिए निबंध, लेख, व्यंग्य, कविता, कहानी, संस्मरण, लघु उपन्यास, गजल इत्यादि जो भी आपको अच्छा लगे हमेशा लिखते रहें। परवाह न करें कि कौन क्या कहता है और क्या सोचता है आपके बारे में। निरंतर परिमार्जन करते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए। संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसी परीक्षा है जिसमें चयनित होने का एक ही फॉर्मूला है, बेहतरीन लेखन शैली। विजय ने लगभग सिविल सेवा में सफलता का राज बताते हुए कहा, 6 मुख्य परीक्षा में जलवा। तुम्हारी मेरी सलाह पर मैं पहले कहता, नहीं नहीं, मुझे थोड़ा काम है। मैंने लड़कियों के अंदाज का अनुकरण करते हुए तुरंत हां नहीं कहा। जयपुर जा रही हूं, तुम चलोगे? रिजल्ट को लेकर बड़ी बेचैनी हो रही थी, इसलिए सोचा थोड़े घूमने से टेंशन दूर हो जाएगी। लड़कों की एक कमजोरी होती है, जो लड़कियां उन्हें पसंद आ जाए। मैंने शायराना अंदाज में कहा, रिजल्ट का इंतजार करना मुश्किल हो गया है बाबा। मची है हलचल हलचल हलचल, दिल में मची है हलचल। यस, थम्स अप। उन्हें यह लाइन बहुत पसंद आई। वैसे आपका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है, यूपीएससी। लग तो मुझे भी ऐसा रहा है। कल ना आए तो ही बेहतर है, कहीं ट्रिपल ट्रिप न बिगड़ जाए। उन्होंने देर रात व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ा, आप जयपुर चलोगे कल सुबह? मैं तब तक सो चुका था। मैंने सुबह कॉल मिलाई तो उन्होंने कहा, चलिए धौला कुआं से बस पकड़ते हैं जयपुर के लिए। ठीक है, हम चलते हैं। मैंने सहमति दी। दिसंबर का महीना था और सर्दी अपने शबाब पर थी। हमने जीटीबी नगर से मेट्रो पकड़ी। एंजल ने गुलाबी रंग की घुटनों तक की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। जीटीबी नगर में हमारे साथ एक प्रेमी युगल भी मेट्रो में था। वो प्रेमी युगल अपनी दुनिया में इतना ज्यादा मशगूल था कि उन्हें शायद ये आभास नहीं रहा कि मेट्रो के एक डिब्बे में उनके अलावा 20 से 25 सवारी और भी है। प्रेमी जोड़ा लिपलॉक कर रहा था। सरल शब्दों में कहें तो किसिंग कर रहा था। मैंने और एंजल ने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, लेकिन प्रेमी जोड़े की ये अश्लील हरकत देखकर एक अधेड़ उम्र की महिला ने उनकी क्लास लगा दी। संस्कार कहीं बेच आ गए हो क्या बेटा? ताई के तेवर देखकर प्रेमी युगल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आंटी जी हरियाणा के देहाती इलाके से थी। उन्होंने आगे कहा, इश्क का इजहार और वह भी खुलेआम। बीए हम 18 साल के हो गए हैं तो कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। लड़की दबी हुई आवाज में बोली, कुछ भी करो, लेकिन घर की चहारदीवारी के अंदर पब्लिक प्लेस पर अपनी मर्यादा मत भूलो। बेडरूम वाली हरकतें ट्रेन के डिब्बे में शोभा नहीं देती। ताई के तेवर देखने लायक था। इस पूरे तमाशे को एक मेट्रो यात्री ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। यही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। दिल्ली मेट्रो में प्रेम लीला करते 2 प्रेमी 39 मुख्य परीक्षा में जलवा दिया। डेमोक्रेसी में रहने वाले कीट पतंगों से नहीं डरते। लड़की ने जवाब, लोग पब्लिक प्लेस की मर्यादा भूल रहे हैं।
ये तो कुछ नहीं है। 2011 में दिल्ली के ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन पर एक जगह बैठा प्रेमी जोड़ा खुलेआम यौन क्रीड़ा कर रहा था। इसी तरह की घटनाएं मेट्रो में अलग अलग रूट पर कई बार कैद हुई है। एंजल बोल पड़ी, क्या बात कर रही हो? मैंने आश्चर्य करते हुए कहा, रिठाला लाइन, अरे सच में। पंजाबी बागमुंड का लाइन, और एक तो यही येलो लाइन पर। ये सब घटनाएं मेट्रो के खुफिया कैमरों में कैप्चर भी हुई थी। युवा जोड़ों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कल्चर में ये सब शोभा देने वाली बात नहीं है। हमारे देश में यंग जनरेशन को समाज के संस्कारों का सम्मान करना चाहिए। माना कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन खुल्लम खुल्ला अमर्यादित रोमांस करने वाली नहीं होनी चाहिए। बाद इन सब बातों के बीच नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन आ चुका था। हमें धौला कुआं के लिए मेट्रो चेंज करनी पड़ी। मेरे दिमाग में ताई के तेवर वाला दृश्य अब भी घूम रहा था। धौला कुआं से हमने जयपुर के लिए बस पकड़ी तो मैं इस बात से बहुत खुश था कि हाय हेलो से शुरू हुआ एंजल के साथ का सफर अब दोस्ती तक आ चुका था। बस में बैठने के साथ ही मैंने एंजल से पूछा, क्या तुम शाहनवाज हुसैन को जानती हो? हाँ, भाजपा के नेता हैं। उनकी लव स्टोरी दिल्ली के डीटीसी बसों में ही परवान चढ़ी थी। शाहनवाज हुसैन और रेनू शर्मा सबसे पहले यहीं मिले थे। कई दफा सफर में ही हमसफर मिल जाते हैं। मैंने एंजल की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बंदयाल थ्रूम वो इश्क मोहब्बत और प्यार ही क्या जो आसानी से नसीब हो जाए। वो थोड़ा सा मुस्कुराई और शर्मा गई। जुबान खामोश थी, लेकिन निगाहों ने बात कर ली थी। और बस के इस सफर के साथ ही हमारे प्यार के सफर की भी शुरुआत हो चुकी थी। शाहनवाज मुस्लिम और रेनू हिंदू। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद एंजल ने पूछा, प्यार न धर्म देखता है, न जाति, नहीं स्टेटस। मैंने फिल्मी अंदाज में कहा, दिक्कत है तो बहुत आई होगी उस समय। मैं और एंजल दिल्ली से जयपुर की बस यात्रा का लुत्फ उठा रहे थे। बस में उनके साथ सफर करने के कारण मेरे दिमाग में बहुत सी प्रेम कहानियां घूम रही थी। एंजल, पता है, प्यार कई तरह के पापड़ बेलवाता है। प्यार पाने के लिए मुकेश अंबानी लग्जरी कार में नहीं, खटारा बस में सफर किया करते। अच्छा जी, आपको कैसे पता? मुझे लव स्टोरी आधारित चीजें देखना और पढ़ना बहुत पसंद है। एक बार मैंने अखबार में यह पढ़ा था कि नीता नॉर्मल बैकग्राउंड से थी और मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर धीरू भाई अंबानी के बेटे। नीता अंबानी ने शर्त रखी थी कि अगर प्यार करते हैं तो मेरे साथ खटारा बसों में मुंबई का सफर किया करें। मैंने मुकेश अंबानी की लव स्टोरी की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा, आप भी बस, मेट्रो या ट्रेन का सफर करते रहिए। कहीं आपका जीवन साथी किसी सफर में आपका इंतजार न कर रहा हो। एंजल हिदायत के अंदाज में कहा, सच में लाखों युवा लोगों को अपना हमसफर सफर के दौरान ही मिलता है। आज ही देख लीजिए, हमारा जयपुर का सफर था या इश्क का सफर, 6 घंटे के सफर में पता ही नहीं चला कि समय कब गुजरा। हम जयपुर दोपहर 3 बजे के करीब पहुंचे। हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। मैंने कहा, सर्दी के मौसम में गुनगुनाती धूप का अपना ही मजा होता है। वक्त की ताकत रवानी होती है। सर्दी की धूप कितनी सुहानी होती है। आपका शायराना अंदाज मन को भा रहा है। नंबर्स, एक गुनगुनी धूप पर एक और शेर सुनिए। बाबा, सर्दियों की धूप, गर्मियों की शाम हो तुम। मेरे दिल में जो जलता है वो महताब हो तुम हो, तो ये सब कुछ अधूरा सा है। मेरे लिए हर रात एक मुकम्मल ख्वाब हो तुम। वाह, थम्स अप। क्या गिरीश बाबू, आप तो गालिब निकले। नहीं, बस शायरी सुनने और पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक है। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि ये शायरियां तो मैंने रात भर जागकर याद की थी उन्हें पटाने के लिए। हम किताबों की दुनिया में खोए रहते हैं। कभी कभी ऐसे शेरो शायरी मूड फ्रेश करने का काम करते हैं। अच्छा है। एंजल ने हाँ में हाँ मिलाई। मैं नारायण सर्किल पर उतर गया और एंजल भी। मैंने गोपालपुरा के लिए बस पकड़ी और एंजल ने वैशाली नगर की तरफ जाने वाली बस। 7 धौलपुर हाउस से बुलावा दिन था गुरुवार का, तारीख 20 दिसंबर 2018। ये एंजल और मेरे लिए बड़ा दिन था।
क्योंकि हमने एक साथ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पास की थी। मैं सामान्यतः परीक्षा देने से भयभीत नहीं होता, लेकिन रिजल्ट आ गया। ये सुनते या पढ़ते ही हृदय की धड़कन लगभग 1.5 गुना रफ्तार से चलने लगती थी। रिजल्ट चाहे प्री का हो, मेंस का या फाइनल का, मुझे पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च करने की हिम्मत नहीं हो पाती। सच कहूं तो रिजल्ट का नाम सुनते ही हवा टाइट हो जाती थी। या तो मुझे मेरा कोई मित्र पास या फेल की खबर देता था, या फिर मैं 2-3 दिन बाद खुद चेक करता था। मैंने एंजल का रोल नंबर सर्च किया, उनका मेंस हो गया था। इसके अलावा शिव सिन्हा और देवेंद्र का भी हो गया था। तब तक सुमित का कॉल आया, गिरीश भाई, बधाई हो, तुम्हारा और भाभी दोनों का मेंस हो गया है। लड़कों में यह पुराना ट्रेंड रहा है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से महीने भर से लगातार टच में रहे तो उस लड़के के सारे फ्रेंड उन्हें भाभी बुलाना शुरू कर देते हैं, भले ही उन्होंने प्रपोज भी न किया हो। किसकी भाभी की बात कर रहा है? एंजल ने तपाक से बोला, मुझसे तुरंत कुछ बोलते नहीं बना। फिर दिमाग में बत्ती जली और मैंने कहा, भाई तेरा नहीं हुआ, इसका दुख लग रहा है। इस बार जियोग्राफी ने डुबो दिया। मैंने बात बदलते हुए कहा, आज एंजल की खुशी उनके मुखड़े से साफ झलक रही थी। यूपीएससी के लिए देखे गए सपने को आज उन्होंने थोड़ा नजदीक आते हुए जो देखा था। कॉफी पीने चलोगे? उन्होंने पूछा। मैंने हाँ कर दी और हम टोंक रोड पर चाय की टपरी पर चले गए। एंजल ने कहा, कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जो डेटिंग से जुड़ा हुआ हो। लंदन में एक लड़के लोरे ने एक बार अपनी कोचिंग में पढ़ने वाली लड़की को अपने साथ कॉफी पीने का ऑफर दिया। यह ऑफर एक ब्लाइंड डेट की तरह था। साथ कॉफी पीने के बाद लड़की को लड़का पसंद नहीं आया। फिर क्या हुआ? एंजल ने व्यग्रता से पूछा। लड़के लोरे ने अपनी डेटिंग फेल हो जाने के बाद कॉफी पर खर्च हुए 3 यूरो वापस करने का मैसेज उस लड़की को भेज दिया। साथ में बैंक डिटेल भी मैसेज कर दी। फिर क्या था? लड़का तो कंजूस निकला। एंजल ने हंसते हुए कहा, कंजूसी छोड़ो, पता है मेरे जैसे लड़कों को कॉफी पर चलने के लिए कहने में महीनों हिम्मत जुटानी पड़ती है। वही लड़कियों को 2 मिनट भी नहीं लगते, न करके चल देती है। लड़कों को रिजेक्शन इतना आसानी से बर्दाश्त नहीं होता। कॉफी की चुस्की लेते हुए कुछ सेकंड के लिए मैं उन्हें टकटकी लगाए हुए देखता रहा। मुझे लगा मानो एंजल का गोरा एवं खूबसूरत मुखड़ा, प्यारी सी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ जैसे कुछ कहने को आतुर हों। सी ग्रीन सलवार सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे परी लोक से कोई परी उतर आई हो। अगर आपको 3 साल तक सैलरी नहीं दी जाए तो क्या आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहोगे? मैंने एक इंटरव्यूअर की तरह गंभीर भाव लिए हुए सवाल पूछा। धौलपुर हाउस से बुलावा। हाँ, मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है तो मैं ज्वाइन करूंगी, एंजल ने जवाब दिया। तो आईएएस में सिलेक्शन के बाद 3 साल तक की सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाते रहना, मैंने मजाकिया अंदाज में बोला। एंजल, सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू कॉल होना बड़ी बात है। इस अवसर को सफलता में तब्दील करना बेहद जरूरी है। हाँ, अवसर बार बार नहीं मिला करते। ये बड़ा अवसर है, जी जान से तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा, जीवन में किसी भी इंसान को बार बार अवसर नहीं मिलता। कई बार तो अवसर आता है और हम पहचान नहीं पाते। इसलिए जब भी कोई काम मिले उसे तुरंत और पूरे मनोयोग से करना चाहिए। पता नहीं उसे करने का दोबारा अवसर मिले न मिले। कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो, नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी हो या कोई अन्य कार्य हो, जब भी ये मिले इन्हें कर लेना चाहिए। इनके लिए घड़ी अवसर शुभ शुभ की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। एक यूनानी नाटककार सफोक्लीस कहते हैं कि अवसर उसकी मदद कभी नहीं करता जो अपनी मदद नहीं करते। सचमुच में किसी काम को करने का संकल्प कर लेना ही अवसर को पकड़ लेना है। और अनेक महापुरुषों की सफलता का रहस्य यही मंत्र रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार जो संकल्प कर लेते थे उसको पूरा करके ही दम लेते थे। संकल्प और अवसर का ये साथ बड़ा महत्व का होता है। जो मनुष्य अवसर का सदुपयोग करता है वो सदा आगे बढ़ता है। वास्तव में
किसी मनुष्य के जीवन में सफलता का रहस्य उसका प्रत्येक अवसर के लिए सैनिक की भांति तैयार रहना ही है। सही वक्त और सही अवसर पर काम करने से ही व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। कई बार मनुष्य असमंजस और उधेड़बुन में ही रह जाता है और उसके हाथ से मौका चूक जाता है, और अगर एक बार ये मौका चूक जाए तो दोबारा लौटकर नहीं आता। समय और अवसर को जिसने नहीं पकड़ा वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। समय और अवसर का यदि व्यापक अर्थ देखें तो दोनों एक समान है। जो व्यक्ति समय की गतिशीलता को पहचान कर सामने आए अवसर को लेता है और अपनी योग्यता को प्रदर्शित करता है, वो अवश्य ही अपने जीवन को संवार लेता है। समय कभी ठहर नहीं सकता, न वो किसी का इंतजार ही करता है, वो तो सदा गतिशील है। आज के नौजवान यदि समय और अवसर का महत्व समझ लें तो वो अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। सफलताएं पकड़ किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मनुष्य के अंदर ललक के साथ उत्साह भी जरूरी है, क्योंकि एक साधारण काम भी मुश्किल हो जाता है जब आप इसे बिना उत्साह के आधे अधूरे मन से करते हैं। मैं यूपीएससी के प्रति एंजल की डेडिकेशन तथा उत्साह को लेकर के बहुत प्रभावित हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि सफलता के मार्ग पर व्यक्ति की गाड़ी तभी तक चलती है जब तक इसमें लगन एवं उत्साह का ईंधन होता है। उत्साही मनुष्य के लिए संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। किसी व्यक्ति के मन में काम करने के लिए जितना उत्साह होगा वो अपने लक्ष्य को पाने में उसी अनुपात में सफल होगा। जीवन में सफल होना है तो सपने देखो, मगर केवल सपने देखना ही काफी नहीं होता। आपके अंदर उसे पाने की तीव्र इच्छा और अदम्य उत्साह होना भी जरूरी है। उत्साह मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ये ऊर्जा कुछ कर गुजरने के लिए होती है, जो आपको साधारण से अलग असाधारण की श्रेणी में खड़ा कर देती है। इससे एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, जो प्रत्येक नकारात्मक चीज को सकारात्मक नजरिए में तब्दील कर देता है। उत्साह किसी भी व्यक्ति की कमियों को दूर करने, उसकी असफलताओं को खत्म करने और उसकी क्षमता से अधिक परिणाम देने में मददगार होता है। एक तरह से वो आपके कार्य के दौरान एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है, आपके कार्य को गति देता है। लगन और उत्साह का लाभ समय प्रबंधन में भी मिलता है। उत्साह पूर्णतः अमूर्त और अदृश्य होता है, परंतु आप हर दिन इसके परिणाम देखते हैं। मन, मस्तिष्क एवं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी उत्साह जरूरी है। उत्साह है तो जीवन है, उत्साह नहीं तो जीवन निरर्थक सा है। किसी चीज में विश्वास और उसके लिए उत्साह ही है जो जीवन को जीने योग्य बनाता है। अगर आपने उत्साह एवं लगन से किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत की लेकिन असफल हो गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना? फिर से कोशिश करो। असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। इतिहास का हर महान और महत्वपूर्ण कार्य उत्साह द्वारा ही सफल हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति तमाम असफलताओं और कठिनाइयों के बावजूद उत्साह नहीं खोते हैं, क्योंकि उनमें उत्साह रूपी अपार बल होता है। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। दरअसल सफलता इस बात की क्षमता है कि कितनी भी विफलता आए आपका उत्साह कम न हो। उत्साह एक तरह से मनोवैज्ञानिक रसायन जैसा है जो आपके मस्तिष्क, शरीर और मन से काम करवाता है कि आप हर मुश्किल के बावजूद जीत सकें। इसलिए सफलता के लिए किए जा रहे परिश्रम को ठीक से क्रियान्वित करना हो तो ललक के साथ उत्साह बनाए रखिए। 8. इंटरव्यू। कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि जब तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ता वो भी पढ़ती थी। जैसे ही मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर डीपी बदलता, उसी दिन वो भी अपनी डीपी बदल देती। हाँ, वो अक्सर खुद की तस्वीर नहीं लगाती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से लगने लगा था कि सजना स्वरना उसे अच्छा लगने लगा है। वो देर रात तक पढ़ने की आदी थी और मैं इसका उल्टा, जल्दी सोने वाला। पर अब उसने भी जल्दी सोने की आदत बना ली थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो मुझे चाहने लगी है और मैं तो पहले ही उसे जी जान से चाहता था। जनवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लगने के कारण दिल्ली का माहौल काफी साहित्यिक हो चुका था।
किताबें पढ़ने का शौक होने के कारण मैं, एंजेल, सुमित और लवगुरु एक रविवार को सज-धज कर प्रगति मैदान पहुंच गए। वैसे सजने का क्या ही कहा जाए। अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें तो एक यूपीएससी अभ्यर्थी ज्यादा समय सजने स्वरने में नहीं लगाता। लोगों का भारी हुजूम था। पाठक ज्यादा थे या लेखक या फिर प्रकाशक, ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लोकार्पण के लिए किताबों को रंगीन कागज में लपेटकर भव्य मंच की ओर ले जाया जा रहा था, जहां अच्छे से उनकी मुख दिखाई की रस्म अदा हो रही थी। मंच पर वक्ता और लेखक मौजूद थे जो नई पुस्तकों और नवोदित लेखकों की प्रशंसा में कसीदे पढ़ रहे थे। जो वक्ता अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वे वक्ताओं को ध्यान से सुनने की जगह चाय कॉफी में ज्यादा रुचि ले रहे थे। पुस्तक मेला केवल किताबों का ही नहीं, लेखकों का भी मेला होता है। मैंने एक बात और नोटिस की, पुस्तक स्टॉलों से ज्यादा भीड़ पिज्जा बर्गर वाले स्टॉल्स पर थी। जो युवा किताबें महंगी होने के कारण नहीं खरीद पा रहे थे, वे फास्ट फूड बड़े चाव से खा रहे थे। पुस्तक स्टॉल वाले अपने काम में व्यस्त थे और जो किताबें लोकार्पित हो चुकी थीं, उनका लोकार्पण संपन्न कर रहे थे। मैंने दिल्ली दरबार उपन्यास खरीदी और फिर एंजेल के साथ विभिन्न बुक स्टॉलों पर घूमने लगा। हम प्रभात पब्लिकेशन, पेंगुइन, हिंद युग्म जैसे प्रकाशनों के स्टॉल पर जाकर किताबों के पन्ने पलटते और फिर आगे बढ़ जाते। स्टॉल वाले भी सोच रहे होंगे कि ये लोग किताबें खरीदने आए हैं या सिर्फ पन्ने पलटने। मैं, एंजेल, सुमित और लवगुरु इसी तरह पुस्तक मेले में घूम रहे थे। एक बंगाली तांत्रिक बाबा सड़क किनारे बैठे थे। उनके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर बज रहा था। शादी में रुकावट, पति पत्नी में अनबन, मन चाहा प्यार, करियर में अड़चन, कारोबार में घाटा, हर समस्या का समाधान सिर्फ 2 घंटे में। लवगुरु ने मजाक में कहा, मैं यूपीएससी प्री में पिछली 2 बार से लटका हूं बाबा जी, कोई धांसू समाधान बताइए। बाबा बीच में ही बोल पड़े, अगर काम न हुआ तो फीस वापस। मैंने हंसते हुए कहा, बाबा जी, आईएएस की परीक्षा 2-3 महीने बाद है, अब कैसे हो जाएगा समाधान? लवगुरु ने मैंगो शेक पीते हुए जोड़ा, अगर इन बाबाओं के पास सच में समाधान होता तो सरकार इन्हें आर्थिक सलाहकार बना लेती। जीएसटी और नोटबंदी से देश की जो दुर्गति हुई है, उसका इलाज यही 2 घंटे में कर देते। वैसे भी देश चला कौन रहा है, बाबा लोग या नेता? इस तरह ज्यादा किताबें तो नहीं खरीदी, लेकिन पुस्तक मेले में घूमकर बहुत मजा आया। शाम के 6 बजे हम मेट्रो से जीटीबी नगर लौट आए। कुछ ही दिन बाद यूपीएससी ने डीएफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म निकाला। इसमें मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों से बायोडाटा मांगा गया था। एंजेल का कॉल आया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हॉबी में क्या भरूं। मैंने पूछा, तुम्हें क्या क्या पसंद है? कौन सा खेल, कौन सा नृत्य? खेलों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट देखना भी बहुत कम, बस पढ़ना पसंद है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ाकू इंसान। खेलकूद भी तो जीवनचर्या का एक अहम हिस्सा है। केवल पढ़ना और टॉप करना, फिर कॉलेज टॉप करना, किताबों से हटकर भी एक दुनिया होती है जिसे वास्तविक दुनिया कहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन बचपन से ही मेरा सपना कक्षा 6 से कलेक्टर बनने का रहा है। घर वालों और टीचरों ने हमेशा पढ़ाई के लिए ही प्रेरित किया, खेल के लिए नहीं। अच्छा सुनो, हॉबी वाले कॉलम में ब्राजीलियन जुजित्सु लिखने की सोच रही हूं, जो एक मार्शल आर्ट है, मैंने सीखी है। मैंने मजे से कहा, बता रही हो या डरा रही हो? अब तो बचकर रहना पड़ेगा। वो हंसते हुए बोली, लेडी श्रीराम कॉलेज में कुछ लड़कियां कराटे सीख रही थी, तो मैंने भी हाथ आजमा लिए। वैसे आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस किस क्रम में भर रही हो? आईएएस, आईपीएस और फिर इफ्स। और तुम? मैं सोच रहा हूं आईएएस, इफ्स और फिर आईपीएस। तुम्हें क्या लगता है, सही है? मैंने कहा, मेरा मन नहीं है तुम्हें विदेश भेजने का, इसलिए फॉरेन सर्विस को आईपीएस के बाद भरो। मुझे तो लगता है कि आईआरएस इसके बाद ठीक रहेगा।
शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं उन पर हक जताता हूं। एंजेल अक्सर मेरी सलाह को आदेश समझकर उसका अनुसरण कर लेती थी। ओके, मम्मा से भी कंसल्ट कर लेती हूं। चलो फोन रखती हूं। कल दृष्टि आईएएस में विकास दिव्य कीर्ति सर का इंटरव्यू गाइडेंस के लिए वर्कशॉप है, चलोगी? मेरी बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो भाई, कल मिलते हैं। दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान का दिल्ली की कोचिंग इंडस्ट्री में अपना अलग ही रुतबा है। अगले दिन हम नेहरू विहार वाले क्लासरूम में विकास सर की क्लास अटेंड करने गए। क्लासरूम भावी आईएएस आईपीएस अफसरों से गुलजार था। चेहरों से साफ झलक रहा था कि विकास सर अपनी क्लास में ऐसे गोल्डन रूल्स बताएंगे कि इंटरव्यू में 200 में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। बच्चों की संख्या लगभग 70 से 80 रही होगी। मेरे साथ एंजल की एंट्री ने कई लड़कों के दिलों पर बिजली गिरा दी। जब हम विकास सर की क्लास ले रहे थे, उसी समय कुछ अभ्यर्थी अब भी अपने जीवन साथी की तलाश में जुटे थे। सर ने बताया कि यूपीएससी बोर्ड में होने वाला इंटरव्यू तैयारी से ज्यादा किस्मत का खेल होता है। दिव्य कीर्ति सर ने इंटरव्यू के बहुत सारे टिप्स भी दिए। क्लास लेकर हम अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो गए। सोमवार का दिन था। हम उम्मीद कर रहे थे कि यूपीएससी की इंटरव्यू डेट आ जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। मेरे इंटरव्यू की तारीख आई 5 मार्च और एंजल का इंटरव्यू था 13 मार्च को। हमें तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया था। एक दिन हम बोजा सर की क्लास लेने गए। बोजा सर ने एंजल से एक सवाल किया, अगर कोई लड़का किसी लड़की को पब्लिक प्लेस पर प्रपोज करता है तो ये आईपीसी की किस धारा के तहत अपराध माना जाएगा? एंजल ने जवाब दिया, नहीं सर, आईपीसी की किसी भी धारा में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगर लड़की प्रपोज करने पर थप्पड़ जड़ दे तो क्या यह अपराध होगा? सर ने क्रॉस क्वेश्चन किया। हाँ सर, एंजल ने शर्माते हुए कहा। सर ने मजाकिया अंदाज में कहा, लड़कों, अब आप इस खूबसूरत बला को क्लास खत्म होने के बाद प्रपोज कर सकते हैं। क्लास के सभी बच्चे ठाके लगाकर हंसने लगे। बोजा सर का मोटिवेशनल स्पीच। गांव तथा छोटे शहर का कोई लड़का न केवल बड़े सपने देख सकता है, बल्कि उन्हें साकार भी कर सकता है। हाँ, मेट्रो शहर में पले बढ़े बच्चों की तुलना में उन्हें संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है। कठिनाइयां उनके सपने को कठिन बनाने की कोशिश कर सकती है। समय सपने को सच बनाने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन किसी बंदे में गजब का उत्साह हो और सपनों में हौसला हो तो हौसले की उड़ान से मंजिल को पाया जा सकता है। अगर कोई कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते तो उन्हें तुरंत जवाब न दो। मेहनत इतनी कड़ी करो कि बड़े बड़े दिग्गजों की गई भविष्यवाणियां गलत साबित हो जाए। लोग कहें कि तुम आईएएस नहीं बन सकते तो तुम्हारा संक्षिप्त उत्तर हो, बन के दिखाना है। मेरा मानना है कि यदि आप सिविल सेवा में सफलता पाना चाहते हो तो धैर्य को अपना घनिष्ठ मित्र, अनुभव को परामर्शदाता, अनुशासन को बड़ा भाई और आशा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, और पढ़ाई तथा चिंतन को अभिभावक बना लो, ताकि सफलता पाने में ज्यादा सहूलियत हो सके। अच्छी आदतों के देवता बन जाओ। हर रोज गुणवत्ता युक्त 8 से 10 घंटा पढ़ाई करो और बाकी ऊपर वाले के जिम्मे छोड़ दो। क्लास कम, मोटिवेशनल सेशन ज्यादा। उस दिन बोजा सर का लेक्चर इंटरव्यू क्लास से ज्यादा मोटिवेशनल सेशन लग रहा था। हमने 3 घंटे तक जैसे तैसे बोजा सर का बोझ झेला। फिर जब क्लास खत्म हुई तो हम सभी बच्चों ने राहत की सांस ली। वे दिन भी आ गए जब मेरा और एंजल का बारी बारी से इंटरव्यू हो गया। न तो मैं और न ही एंजल इंटरव्यू से संतुष्ट थे। फाइनल लिस्ट में मैं एक नंबर से रह गया और वो 8 नंबर से। सबसे खराब बात यह थी कि जीएस के हर पेपर में एंजल को 5 नंबर की पेनल्टी लगी, और इस तरह यूपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा में लगभग 20 नंबर काट लिए गए। जब फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो मैं 2-3 दिन तक खाना नहीं खा पा रहा था और न ही किसी से बात करने का मन था। एंजल का भी यही हाल था। अर्श से फर्श पर आगे की रणनीति पर चर्चा करते हैं। रिजल्ट के 5 दिन बाद केडी सर का कॉल आया। गिरीश,
मेरे ऑफिस आ जाओ। मैं और एंजल दोनों केडी सर से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। सर ने सिविल सेवा में सफलता के लिए धैर्य सब्र को सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा, जीवन में सफलता पाने के लिए कठोर मेहनत और लगन के साथ साथ धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। एंजल ने महसूस किया कि जरूरी नहीं कि सफलता पहले 2-3 प्रयासों में ही मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो धैर्य का परिचय देते हुए आगे प्रयास करने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के धैर्य के गुण को दैवी संपदा बताया गया है। धैर्यवान होने का आशय है स्वभाव से शांत होना। जब आप शांत होते हैं तो आप स्थिरता से किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। धैर्य मात्र प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की शक्ति है। ये एक कीमती सद्गुण है जिसे पाने में कोई खर्च नहीं होता, सिर्फ मन के अभ्यास की जरूरत होती है। आपको अपनी भावनाएं नियंत्रित करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करना होगा। धैर्य वो शक्तिशाली गुण है जिससे कोई भी व्यक्ति निराशा, हताशा, तनाव, असफलता, कुंठा, क्रोध, जल्दबाजी और असहिष्णुता से बचकर आत्मविश्लेषण और प्रगतिशीलता के दम पर सफल और खुशहाल बन सकता है, जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए सफलता पाने के इच्छुक हर व्यक्ति को धैर्य बनाए रखने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। धैर्य यानी धीरज हर चीज की कुंजी है। अंडे को सेने से चूजा निकलता है, न कि उसे तोड़ने से। धैर्य और परिश्रम से हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं प्राप्त हो सकते। धैर्य धारण करने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। हम कह सकते हैं कि धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। जितने भी महान वैज्ञानिक और आविष्कारक हुए हैं, उन्होंने सालों तक अपने अनुसंधान की सफलता का इंतजार किया है। जिस व्यक्ति के अंदर इंतजार करने की क्षमता है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। अगर व्यक्ति को लगातार असफलता मिल रही हो, तो भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता थोड़ी देर से मिलती है। पौधों की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह विशाल पेड़ को तैयार होने में ज्यादा वक्त लगता है, ठीक उसी तरह हमारे महान लक्ष्य को भी पूरा होने में वक्त लगता है। लेकिन कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते और अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने वाले को बाद में पछतावा ही मिलता है। इसलिए हमें धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें उपयुक्त समय, अवसर और सफलता तक जरूर ले जाता है। दूसरी बात केडी सर ने यह बताई कि जीवन में हार और जीत दोनों साथ साथ चलते हैं। ये प्रकृति का नियम है। हमें यह मालूम नहीं होता कि पहले जीत है या हार। हमें तो परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्म करते हुए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हार मिलने पर हमें अपने मन में निराशा को जरा भी स्थान नहीं देना है। यदि हार भी गए तो क्या हुआ, आगे जीत हमारी प्रतीक्षा में बैठी है। जो लोग अपनी सारी ताकत को अपने काम लक्ष्य में लगा देते हैं, उन्हें अवश्य विजय मिलती है। जॉर्ज स्टीफनसन ने रेलगाड़ी में सुधार करने के लिए 15 वर्ष लगाए। जेम्स वाट ने 20 साल तक भाप के इंजन का अध्ययन किया था। बेवसिटर को अंग्रेजी शब्दकोश तैयार करने में 26 साल लगे और जॉर्ज बैंक्रॉफ्ट ने अमेरिका का इतिहास लिखने में 23 वर्ष खर्च किए। कर्म करने और उसका परिणाम पाने में कई बार लंबा समय लगता है, जिसकी प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करनी पड़ती है। बीज को वृक्ष बनने में वक्त लगता है। अखाड़े में दाखिल होते ही कोई पहलवान नहीं हो जाता। कामयाबी धैर्य से मिलती है, कर्मक्षेत्र चाहे कोई भी हो। प्रख्यात वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन जब 67 वर्ष के थे, तब उनकी करोड़ों रुपए की फैक्ट्री आग में जलकर नष्ट हो गई। इस कंपनी का बीमा बहुत कम धनराशि का था। अपनी जिंदगी भर की कमाई को आग में जलते देखकर वे बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी सारी कमियां इस आग में जलकर नष्ट हो गई। ईश्वर की कृपा से हम नए सिरे से कार्य शुरू करेंगे। इतने बड़े हादसे के बाद भी एडिसन निराश नहीं हुए, बल्कि केवल 3 हफ्ते बाद ही अपने पुरुषार्थ के जरिए उन्होंने फोनोग्राम का आविष्कार कर दुनिया को चकित कर दिया। मनुष्य के दाएं हाथ में सफलता होती है
और बाएं हाथ में असफलता। लेकिन सफलता पाने के लिए कर्मशील होना बहुत जरूरी है। इसलिए कर्म को सबसे बड़ी शक्ति मानते हुए मंजिल मिलने तक कर्मशील बने रहिए। कर्म ही किसी को कमजोर और किसी को शक्तिशाली बनाता है। कर्म ही किसी को रंगरूट तो किसी को धनवान बनाता है। वर्तमान में शुभ कर्मों के द्वारा सभी अभावों पर विजय प्राप्त कर उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। ये पुरुषार्थ ही है जिससे करते हुए हम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। इसी प्रक्रिया में कठिनाइयां और दुख हमारे शत्रु हैं, जिनसे हमें श्रम के बल पर लड़ना है और विजयी होना है। इसी में हमारा सार्थक जीवन है। कमलदेव सर ने हर संभव मोटिवेशन देने की कोशिश की ताकि हम सिविल सेवा में मिली असफलता को भुलाकर वापस तैयारी में लग जाए। सर से 40 मिनट की मुलाकात के बाद हम दोनों वापस आ गए। एंजेल को इस बात का पछतावा हो रहा था कि उन्होंने जीएस पेपर की कॉपी के ऊपर विष्णु क्यों लिखा था, जिसकी वजह से पेनल्टी लगाई गई। हर किसी को कभी न कभी अपने किए पर पछतावा होता है। अक्सर पछतावा तब होता है जब अतीत में लिए गए हमारे किसी निर्णय का बुरा परिणाम निकलता है और हम सोचते हैं, अगर ये न करके वो किया होता तो जीवन कुछ और होता। अफसोस या पछतावा एक खराब निर्णय की भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। सही करियर न चुनना, असफलता, पसंद का जीवन साथी न मिलना और अपेक्षित तरक्की न कर पाना, ऐसे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग जीवन भर पछतावे या आत्मग्लानि में जीते रहते हैं। चिंता और पछतावा दोनों मनुष्य के जीवन के लिए विष के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि पछतावा अतीत को लेकर किया जाता है और चिंता भविष्य को लेकर। लेकिन इन दोनों के दुष्परिणाम एक जैसे ही होते हैं। पछतावे का लगातार बने रहना तन मन पर बुरा असर डालता है। बार बार स्वयं को दोषी ठहराना व्यक्ति की खुशहाल जिंदगी में अवरोधक बन जाता है। पछतावे की भावना से पीड़ित व्यक्ति में डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। अफसोस हमारे अंदर भय भी पैदा करता है। हमें लगने लगता है कि हमारे जीवन का हर निर्णय गलत ही होगा। एंजेल ने मुझसे कहा कि उन्हें बहुत अधिक पछतावा हो रहा है। मैंने कहा, गलतियां हर किसी से होती है। प्रयास करने पर गलती होना स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी अनहोनी नहीं है। लेकिन जो गलती अनजाने में या अज्ञानता वश हुई हो, उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीख अवश्य लेनी चाहिए। एक सफल व्यक्ति का गुण यह होता है कि वो कभी भी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं करता। नौकरी की बात हो या कोई रिश्ता, यदि उन्होंने कोई निर्णय कुछ अच्छे और वास्तविक कारणों से लिया है तो वे वापस नहीं जाते। इसलिए यदि आपकी आदत है अपने फैसलों के लिए बार बार पछताना, तो सफलता प्राप्त करने के लिए ये आदत छोड़नी होगी। गलतियों और अतीत की असफलताओं को बार बार याद नहीं करना चाहिए। जीवन में खुशी और सफलता के लिए ये जरूरी है कि भविष्य को आशा के साथ देखें, लेकिन अतीत को पछतावे के साथ नहीं। बिना पछतावे के अपने अतीत को स्वीकार करें, अपने वर्तमान को आत्मविश्वास से संभालें और बिना डर के अपने भविष्य का सामना करें। पछतावा करना समय, संकल्प और शक्ति को व्यर्थ बर्बाद करना है। इसलिए सच्ची लगन से तथा सोच समझ कर लिए गए अपने किसी निर्णय पर कभी पछतावा न करें। पछतावे के साथ जीने के लिए ये जीवन बहुत छोटा है, इसलिए पश्चाताप से मुक्त जीवन जीना ही हर किसी का लक्ष्य होना चाहिए। अरे सर, आपके इस मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी। इतने शानदार और बेबाक तरीके से आपके विचार सुनकर दिल अति प्रसन्न हो जाता है। एंजेल ने ऑडियो कॉल को वीडियो कॉल में बदलते हुए कहा, लगभग दर्जन भर मोटिवेशनल किताबें पढ़ी है, उसी वजह से ये बातें मुखमंडल से निकल जाती है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर काम कर सकते हैं। अगर आसपास का माहौल अनुकूल न हो तो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर खुद को निखार सकते हैं। ऋषभ पंत ने बचपन में अपने देश के लिए खेलने का सपना देखा था और आज वो सच हो गया। सपनों में जान हो, हौसले बुलंद हो तो आप विषम हालातों में भी हीरो बन सकते हैं। ध्यान रखो, अगर आप लगन से काम कर सकते हो
तो अपनी मेहनत से पहाड़ों को भी उपजाऊ मैदान बना सकते हो। बस खुद पर विश्वास रखना। सिविल सेवा एक मिशन है। दृढ़ इच्छा शक्ति, त्याग, समर्पण तथा धैर्य के साथ अपने निर्णय को पंख दे। अपनी सादगी को दूसरों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के भेंट न चढ़ाए। भीड़ से हटकर स्वयं को निरंतर अभ्यास में झोंक दे। कभी मुश्किलों से टूटे नहीं। उस पार है उजियाला ही उजियाला, उस पार है उम्मीदें ही उम्मीदें। बस अंधेरा तो है देहरी तक, इस देहरी को पार तो कर। एक दिन बैठे बैठे एंजेल के पापा ने प्रिंसिपल साहिबा से कहा, बेटी का ब्याह करा दे क्या? 1 साल और ठहर जाइए, क्या पता इस बार यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। एंजेल की मम्मी ने कहा, शुरुआत के 3 प्रयासों में भी यूपीएससी नहीं निकला तो एंजेल के पापा ने उनकी शादी कराने का मन बना लिया था। पश्चिमी राजस्थान के कई गांवों में सामान्यतः 10 साल की उम्र में बाल विवाह और 18 साल की उम्र तक गौना हो जाता है। 24 साल की उम्र में भी बेटी की शादी न करने का कारण उसे कलेक्टर बनते हुए देखना था। ये डिजिटल इश्क का जमाना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आजकल रिश्ते जुड़वा भी रहे हैं और तुड़वा भी रहे हैं। स्मार्टफोन की बला ने हर इंसान को ऐसा स्वतंत्र टापू बना दिया है जहां वो वर्चुअल भीड़ के साथ भी अकेला है। कोई 70 वर्षीय चंपकलाल किसी 17 वर्षीय बाला से प्रेम प्रसंग बढ़ाने में जुटे हैं। अब मेलजोल का सिलसिला भी चल निकलने वाला है। इस डिजिटल इश्क का क्या कहना? अंकल जी को टॉफी चॉकलेट से होते हुए गार्डन में मिलने तक का ऑफर मिल चुका है। इसके बाद चंपकलाल जी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। आजकल लोग सबसे ज्यादा व्यस्त कहां पर मिलते हैं? सोशल मीडिया पर। डिजिटल युग के डिजिटल बच्चों को सोशल मीडिया की छाई के बाहर ही निकलने नहीं देती है। कोई फेसबुक से बाहर निकलता है तो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन बुला लेते हैं। उसके पश्चात कुछ याद रहता है भला? कब 1-2 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहां से कभी याद करके बाहर आ भी गए तो ट्विटर वाली नीली चिड़िया चहचहाने लगती है। फिर अब अगर उसकी चहचहाट नहीं सुनी तो अपने नेताओं और अभिनेताओं के सुविचारों से महरूम रह जाएंगे। इसलिए इसकी सबसे पहले सुननी पड़ती है। ट्विटर से बाहर आ भी गए तो फिर इंस्टाग्राम बाबा पर तितलियों की तरह फुदकती बालाओं की रील्स भी देखनी है, क्योंकि विशुद्ध मनोरंजन अब तक हो नहीं पाया था। आजकल के बच्चों और युवाओं की सुबह भी सोशल मीडिया के साथ होती है और रात तो सोशल मीडिया के सहारे ही कटती है। कभी गर्लफ्रेंड का लास्ट सीन चेक करना, कभी ब्लॉक हो गए तो अनब्लॉक होने की तिकड़मबाजी करना, कभी मैसेज का इंतजार करना, वगैरह वगैरह। कुछ युवा खाते समय, सोते समय, यहां तक कि टॉयलेट में भी इस सेवा का भरपूर लाभ उठाते हैं। सोशल मीडिया का सबसे अच्छे से यूज करते हैं हमारे अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप। वो डिजिटल जमाने के पहले प्रेसिडेंट है जिनकी नीतियां ट्विटर पर बनती बिगड़ती है। ट्विटर पर कुछ और लिखते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बोलते हैं। ट्रंप साहब हर 2 घंटे में अपना बोला वापस भी ले लेते हैं। ट्रंप साहब दुनिया के ऐसे पहले प्रेसिडेंट भी हैं जिन्होंने सच्ची न्यूज को फेक न्यूज और अफवाहों को सच कहने की शुरुआत की। कुछ खबरिया चैनलों के आंकड़ों के मुताबिक वो एक दिन में 17 झूठ बोलते हैं। मीडिया ने अपने ढंग से खोजबीन कर टीवी स्क्रीन पर लहरा दिया कि वो आज तक 10,000 से ज्यादा बार झूठ बोल चुके हैं। यहां एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यूएसए में कुएं नहीं पाए जाते या फिर उन्होंने झूठ बोलने वालों को काटना छोड़ दिया है। मेरा और एंजल दोनों का आईएएस प्री परीक्षा 2019 का सेंटर जयपुर था। मेरा सेंटर था महारानी कॉलेज में और एंजल का सर्वोदय स्कूल में। दिन था रविवार का और तारीख थी 2 जून। प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर कंप्लीट होने के बाद मैंने एंजल को कॉल मिलाया। आपका पेपर कैसा हुआ एंजल? फर्स्ट तो अच्छा हुआ है। जून महीने के इस हॉट मौसम में भी ऐसा बहुत कुछ है जो बड़ा कूल है। एंजल ने कहा, इस हॉट मौसम में भी एक चीज सबसे ज्यादा हॉट है, पता है? मैंने कहा, पिट? कौन? गिरीश तुम। हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मुझे लगता है कि सूरज अपनी ही गर्मी से तड़प रहा है, लू लग गई है उसे। एंजल ने कहा, आप चाहे जितना कोस लो, सूरज को लू
नहीं लगती, लेकिन इधर जरूर गर्मी से थर्मामीटर टूट रहे हैं। अच्छा, लेकिन तुम गर्म तवे पर चने की तरह क्यों उछल रहे हो? उन्होंने हंसते हुए कहा, सूरज की भी गर्लफ्रेंड होती तो उसे कंट्रोल में रखती। टेम्परेचर 45 डिग्री को पार कर गया है भी और नहीं भी। है इसलिए क्योंकि मैं उनको गर्लफ्रेंड के रूप में देखता हूं, नहीं इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें बताया नहीं है। मैंने बौद्ध दर्शन से प्रभावित होकर दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया, इसका मतलब है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है गिरीश। कौन है वो सौभाग्यवती? यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। ये बताओ लंच किया या नहीं किया? उन्होंने कहा, नहीं यार अभी नहीं किया है। तुमने? मैं तो घर पर आ गई हूं। यूपीएससी का सेंटर नजदीक था। थोड़ी बहुत रेस्ट करने के लिए घर की ओर रुख कर लिया। चलो सीसैट पेपर के बाद में बात करते हैं। ऑल द बेस्ट। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सीसैट में फेल न हो जाओ। मेरा सीसैट बिगड़ गया और आत्मविश्वास एकदम जमीन पर आ गया है। क्या ही करूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। एंजल ने सीसैट पेपर में आंसर चेक करने के बाद शाम को 7 बजे के करीब मुझे कॉल करते हुए अपना दोहड़ा सुनाया। आत्मविश्वास को डाउन मत करो। तुम्हारे काट करके 29 क्वेश्चन हो रहे हैं ना? चाहिए तो केवल 27 क्वेश्चन ही। 1-2 अन्य कोचिंग्स की आंसर की से आपने आंसर चेक करो। मैंने एंजल से कहा, किसी किसी कोचिंग में 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो किसी किसी कोचिंग में 29 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अरे यार, सोचा नहीं था इतने डूब जाएंगे। मैं समझ सकता हूं। जीएस फर्स्ट पेपर में 100 से ज्यादा नंबर आ रहे हों और सीसेट में 1 या 2 नंबर से फेल हो जाओ तो ब्रेकअप से भी ज्यादा दर्द देता है। इस बात को समझो कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व संकटों से पार पाने के लिए आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही जरूरी है जितना किसी फूल में सुगंध का होना। अगर किसी व्यक्ति के पास योग्यता, क्षमता और पर्याप्त संसाधन है लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है तो उस व्यक्ति से सफलता उतनी ही दूर है जितनी दूर समुद्र के किनारे बैठे व्यक्ति से मीठा पानी। दूसरी तरफ तमाम अभावों के बावजूद अगर किसी इंसान के अंदर खुद को साबित करने का विश्वास है, यानी वो आत्मविश्वास से लबरेज है, तो उसे सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आत्मविश्वास वो ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली हर बाधाओं, कठिनाइयों और परेशानियों से डटकर सामना करने के लिए शक्ति और साहस देती है। दृढ़ संकल्प, आशा और आत्मविश्वास से ही हमारी शक्तियां जागृत होती हैं। इनसे हमारी कार्य क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। बात तो सही कह रहे हो। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे सारे संकट बौने हो जाते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति के सामने मुसीबतों के पहाड़ भी सपाट मैदान की तरह नजर आते हैं। इतिहास में कई ऐसे लोगों ने अपने विश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी सफलता और साम्राज्य हासिल किया। नहीं तो एक सामान्य घर में पैदा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य कभी सम्राट नहीं बनता। खुद पर यकीन होने पर हम अकेले ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यदि आपको स्वयं पर विश्वास हो कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो उसे आप एक दिन अवश्य ही पूरा कर ही लेंगे, क्योंकि मनुष्य उसी काम को ठीक तरह से कर सकता है, उसी में सफलता प्राप्त कर सकता है जिसकी सिद्धि में उसका सच्चा विश्वास है। एंजल ने कहा, यदि किसी व्यक्ति को खुद पर भरोसा है तो वो पहले ही आधी लड़ाई जीत चुका है। दुनिया के सारे युद्धों में इतने लोग नहीं पराजित होते जितने कि सिर्फ घबराहट से। अतः अपने ऊपर विश्वास रखकर ही आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम सहज ही कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि यदि वो कोई लक्ष्य निश्चित कर ले तो उन्हें स्वयं पर यकीन रखना चाहिए कि वो उसे सही तरीके से पूर्ण भी कर लेगा। आत्मविश्वास सफलता की वो चाबी है जो सफलता की चाह रखने वाले हर व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। अरे बाबा, आपने तो आत्मविश्वास पर पूरा लेक्चर ही सुना दिया। एंजल ने तपाक से कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, किसी को मोटिवेट करना अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा बहुत कुछ कह दिया। मैंने अपनी लंबी चौड़ी मोटिवेशनल स्पीच को बाईपास करने की कोशिश की। चलो कल सुबह मिलते हैं मानसरोवर पर।
मैं कल सुबह आपको कॉल करता हूं। तो फिर शुभ रात्रि। मार्च 2020 में कोरोना की एंट्री ने यूपीएससी के इंटरव्यू प्रोग्राम को खलल में डाल दिया। एंजल का इंटरव्यू 25 मार्च को होना था, लेकिन मोदी जी द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण इंटरव्यू 4 महीने आगे खिसक गया। एंजल अपने इंटरव्यू को लेकर बहुत अधिक परेशान थी। मैंने उन्हें कहा कि आप इस चीज को पॉजिटिव वे में लें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। क्या पता इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आने की वजह से प्रॉपर आईएएस बन जाओ इस बार ही। हम दोनों ने एक साथ इंटरव्यू की तैयारी की। मैं हर रोज में 10 से 15 क्वेश्चन इंटरव्यू रिलेटेड पूछता था। फ्लैट की बालकनी में ताजातरीन अखबार ने दस्तक दी। सुबह सुबह अखबार पढ़ने का अपना अलग ही आनंद होता है। वैसे आजकल अखबार वाले खबर छापते कम छुपाते ज्यादा है। कुछ दिनों से गलवान घाटी में तनातनी के कारण देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम जोर पकड़ रहा था। कोई फोन से टिकटॉक ऐप को डिलीट कर रहा था, तो कोई शुगर पेशेंट चीनी को अपनी लाइफ से, कोई चाइनीज फोन से ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो का कैंपेन चला रहा था, तो कोई चीनी फोन न खरीदने के वादे कसमें खा रहा था। इसी बहिष्कार की बयार में चीनी वायरस गले लग जा को तगड़ी चुनौती पेश कर रहा था। कोरोना भरी सुबह बड़ी अजीब हो गई थी। न सुबह को घूमने के लिए कोई पार्क में जा रहा था, नहीं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ में टिफिन लिए स्कूल जा रहे थे, नहीं सुबह सुबह कॉलोनी में कोई चहल पहल थी। बच्चे बूढ़े नौजवान सभी घर में दुबके हुए थे कि कहीं कोरोना हमारे घर एंट्री न ले ले। लोग दूध का पैकेट भी किराना स्टोर से लेकर आते थे, तो कम से कम उन्हें 2 या 3 बार डिटर्जेंट से धोकर यूज करते थे। सुबह शाम लोग बालकनी में से ही हाय हेलो जरूर करते थे। सरकार द्वारा हाथ मिलाना वर्जित घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते दूर से ही नमस्ते की संस्कृति चल निकली थी। सुबह सुबह मेरा मित्र सुमित कोरोना की तरह मेरे रूम में घुसा। उनके घुसने के साथ ही मैंने सबसे पहले मेरे हाथों में सैनिटाइजर लगाया। उसके बाद सुमित को सैनिटाइजर पकड़ाते हुए कहा, WHO ने पहले 20 सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज करने के बाद कही है भाई सावधान। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक बार यह कथन अवश्य कहता है कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा। और दुख की बात यह है कि कोरोना काल में लाखों लोगों का एक साथ टाइम आ गया और वे अनेक चटकदार रंगों से भरी इस खूबसूरत दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर रुखसत हो गए। सुमित ने कहा, क्या ख्याल है लवगुरु भाई, जिस तरह चेचक को माता का दर्जा मिला था, वैसे ही कोरोना वायरस को ससुर का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? इस ससुरे ने सबके चेहरे ढकवा दिए। मैंने नल बंद करते हुए कहा, क्या आपको अब कोरोना से डर लग रहा है? क्या WHO का कहना है कि हवा से कोरोना वायरस फैल सकता है? लवगुरु ने खुद डरते हुए पूछा। उम्र बढ़ने के साथ लोगों में मोतियाबिंद उतर आता है, लेकिन मेरे नैनों में मोतियाबिंद की जगह कोरोना वायरस उतर आया है। आजकल मैं लोगों को कोरोना वायरस भरी नजर से देखने लगा हूं और मुझे चहुओर अदृश्य वायरस ही दिखाई पड़ रहा है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी तरक्की क्या मानी जाएगी? जब कोई गधे बेचकर सोए और सपनों में घोड़े बेचे, तो इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी तरक्की ही माना जाएगा। ऐसा दौड़ा जैसे घोड़ा, फिर भी कहलाया निगोड़ा, तो क्या खाक दौड़ा। यूपीएससी के संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ? यही कि मैं पिछले 4 साल से हर दिन 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं और यूपीएससी प्री भी नहीं निकले, तो कहेंगे कि ऐसा दौड़ा जैसे घोड़ा, फिर भी कहलाया निगोड़ा, तो क्या खाक दौड़ा। जैसे लवगुरु भैया आप, हम तीनों दोस्त ठाका लगाकर हंस दिए। बाबू, बेईमानी से भरी इस धरा पर ईमानदार वही है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। इस दुनिया में ईमानदार इंसान कौन है? तभी सुमित के दूर के अंकल जी का कॉल आया। पूछने लगे, आजकल क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, बस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, जहां पर भी हो जाए। एसएससी का भी फॉर्म फिल किया है, बैंकिंग का अभी आने वाला है, साथ में प्राइवेट जॉब भी ढूंढ रहा हूं और शादी का भी देख रहा हूं। अंकल जी ने फिरकी लेते हुए कहा, बस कर पगले,
यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूं को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेगा। लॉकडाउन से धीरे धीरे ढील दी जाने लगी। हालांकि रेड जोन हो या अन्य क्षेत्र, स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया और दारू के ठेके खोल दिए गए। स्कूल कॉलेज बंद होने से ज्ञान की आपूर्ति भले ही बंद रहे, लेकिन परम ज्ञान के केंद्र दारू के ठेके निर्बाध रूप से चलने के लिए खोल दिए गए। लक्ष्य की साधना कैसे की जाती है, ये हमें 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े शराब प्रेमियों से सीखनी चाहिए। धैर्य भी यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह, जो 5 अटेम्प्ट देने के बावजूद भी इस उम्मीद में रहता है उसका एक दिन प्रॉपर आईएएस में होगा। 4-4 घंटे से 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े रहना, कोई महान धैर्यवान ही ऐसा कर सकता है। लंबी कतारों में प्रतीक्षा कर रहे शराब प्रेमियों से ज्यादा धैर्यवान भला कौन हो सकता है। ऐसा हमने उस दिन अच्छे से जान लिया। जितना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो, जितना सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितनी अच्छी आदतों को अपना सकते हो अपनाओ, जितना डट कर मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत किया करो, फिर एक दिन उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी जितनी आपने सोच रखी है। मैंने ये मैसेज पहले एंजल को व्हाट्सएप किया और फिर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये था यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा बुक का दूसरी पार्ट। तो अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी अगले ऑडियो बुक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।